Hello students and subscribers of YouTube channel इंदिरा कोचिंग क्लासेस। 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई हो आपको। 75 साल बीत गए और ये देश 1947 से आज तक आगे ही बढ़ता गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारे प्रगति हुए, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो, आर्थिक विकास के क्षेत्र में हो। ये 75 साल ऐतिहासिक साल रहे हमारे देश के लिए और हम विश्व के अग्रणी देशों की कतार में खड़े हो गए। अब कोई भी शक्ति हमें पीछे नहीं धकेल सकती। ये देशवासियों को सोचना चाहिए, आज की पीढ़ी को सोचना चाहिए। जब हमारे आज से 75 साल पहले जब हमारे पूर्वज, हमारा लिटरेसी रेट उतना नहीं था, हमारे यहाँ पढ़े लिखों की संख्या कम थी, तब तो हमने अंग्रेज़ों के नीति को समझा और उन्हें यहाँ से भगा दिया। आज कोई शक्ति हमें पीछे नहीं धकेल सकती। लेकिन इस प्रगति और स्वतंत्रता के पीछे का इतिहास क्या है? इतिहास दुखद है, सुखद है, उतार चढ़ाव भरा हुआ है और इस देश की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास है। इसलिए इतिहास रक्त रंजित भी है। ये तिरंगा हरा रंग है, हरी हमारी यूसी केसरिया बल भरने वाली सादा है सच्चाई। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। केसरिया जो रंग है ये बलिदानी का प्रतीक है। ये देश गुलाम नहीं था। अंग्रेज़ों ने अपने साम दाम दंड भेद की नीति से हमें गुलाम बनाया। ये इन्होंने पहली जो बैटल ऑफ पलासी का युद्ध हुआ उसमें सिराजुद्दौला को मारकर आंशिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब इस देश पर अपना कब्जा जमा लेती है। फिर दूसरा युद्ध होता है 1964 में, 1964 में। उसमें करीब करीब पॉलिटिकल राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश के हाथों चली जाती है। फिर 100 सालों तक इस देश को रौंदते रहते हैं, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सैनिक रूप से, हर तरीके से इस देश को कमज़ोर करते चले गए। और यहाँ के जो राजा थे वो देखते रह गए और यहाँ के जो आम लोग थे उन पर जुल्म होते रहे और यहाँ के रूलिंग क्लास जो थे उस समय के वो देखते रह गए। लेकिन जब 1857 में, 1757 के 100 साल बाद जब अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिससे रूलिंग क्लास को दिक्कत होने लगा, शासक वर्ग को दिक्कत होने लगा, तब ये स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई। जब राजाओं की पदवियां छीनी जाने लगी, उनके किंगडम को ब्रिटिश राज में मिलाने की कोशिश शुरू हो गई, उनके परिचय को उनकी आइडेंटिटी को ख़त्म करने की जब कोशिश की गई, तब राजा जागृत हुए और आम जनता ने उनका साथ दिया और 1857 का विद्रोह हुआ जिसमें अंग्रेज़ों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अंग्रेज़ करीब करीब सफाए हो गए थे। लेकिन 1857 की लड़ाई को तो लड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े और सफल भी रहे। अंग्रेज़ों ने इस स्वतंत्रता के इस विद्रोह को, इस आंदोलन को कुचल दिया। लेकिन उस समय भारतीयों को एक सीख मिली कि अगर भारत के लोग एकजुट होकर, एकत्रित होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ें तो अंग्रेज़ यहाँ से भाग सकते हैं। और इसी के कारण 1885 में, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, जो एक भारत की पहली राजनीतिक पार्टी बनी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इस कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई शुरू हुई 1915 में। MK गांधी, महात्मा गांधी इस राजनीतिक दल को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में पहली बार आए 1915 में और इस कांग्रेस का नेतृत्व ले लिया
अपने हाथ में। फिर 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेज़ों ने भारतीयों को ये प्रलोभन दिया कि जब हम युद्ध जीत लेंगे तो भारत में आत्मनिर्णय का सिद्धांत आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा और भारत में प्रजातंत्र लागू की जाएगी। इस लालच पर लोगों ने पूरी कोशिश की, पूरी मदद की अंग्रेज़ों की प्रथम विश्व युद्ध में। और जब अंग्रेज़ युद्ध जीत गए तो उन्होंने रॉलेट एक्ट लगा दिया। रॉलेट एक्ट लगाया, एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को किसी भी समय बिना किसी वारंट के और बिना किसी ट्रायल के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा सकता था। पुलिस को ये शक्ति प्रदान की गई उस रॉलेट एक्ट के जरिए। तो भारतीयों ने इस रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया और इसके कारण जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जिसमें 150 से 379 से ज़्यादा लोग मारे गए और हज़ारों लोग जीवन भर के लिए पंगु हो गए, क्रिपल्ड फॉर लाइफ। तो इस तरीके से जालियांवाला बाग हुआ। फिर एम के गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया और इस असहयोग आंदोलन के पीछे कारण था रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग मैसेकर और भारत की आर्थिक तंगहाली, जिसको अंग्रेज़ों ने अपने युद्ध में फंसाकर यहाँ के अर्थतंत्र को बर्बाद कर दिया था और लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया था। आर्थिक तंगहाली थी और तरह तरह की बीमारियाँ थी, लोग तड़प रहे थे। अंग्रेज यहाँ लोगों पर अत्याचार कर रहे, आर्थिक अत्याचार कर रहे थे। तो 1920 में और इसी समय जालियांवाला बाग मैसेकर हो गया, हत्याकांड हो गया और खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का सहयोग किया। इसलिए इस समय वो समय था जब हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे और इस समय आंदोलन के लिए अनुकूल स्थिति थी। एम के गांधी जैसा करिश्माई नेता था जिसने नन कॉपरेशन, नन वायलेंट मूवमेंट, असहयोग अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। ये आंदोलन चल रहा था, लोग समझ रहे थे कि उनकी आज़ादी कुछ कदम दूर है, लेकिन इसी बीच यूपी के चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा जगह पर एक ऐसी घटना घट गई जिससे एम के गांधी को ये आंदोलन रोकना पड़ा। चौरी चौरा में पुलिस और आंदोलनकारियों की भी झड़प हुई, जिसमें 22 पुलिस वालों को आंदोलनकारियों ने थाने में जिंदा जला दिया। इसके साथ ही आंदोलन हिंसक हो गया और एम के गांधी को, चूँकि आंदोलन अहिंसक था, पहले अहिंसक आंदोलन चलाया जा रहा था, जब आंदोलन हिंसक हो गया तो एम के गांधी ने इसे विड्रॉ कर लिया। 1922 में 20 में चला और 22 में विड्रॉ हो गया। फिर स्थितियां बदलती गई। साइमन कमीशन 27 में आया और इसका विरोध हुआ। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया, साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ कि वो भारत के लॉ एंड ऑर्डर को रिव्यू करने आया था और इसमें क्या सुधार हो सकता है ये बताने आया था। लेकिन उस कमीशन में एक भी भारतीयों को नहीं रखा गया था और वो कमीशन 2 साल पहले, अपने सही समय से 2 साल पहले बनाई गई थी लॉर्ड इरविन के डिमांड पर, की मांग पर। तो इसके बाद साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ और ऐसे ही विरोध करते हुए लाहौर में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान इतनी पिटाई कर दी कि वो बाद में मर गए। उनके मौत से पूरे देश में आक्रोश छा गया और 1929 में लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि अब स्वतंत्रता से कुछ भी कम हम लोग कबूल नहीं करेंगे और उसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, ऐसा निर्णय लिया गया। तो 1930 में एम के गांधी के नेतृत्व में फिर से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन में वह आंदोलन
मशहूर दांडी मार्च से शुरू हुआ, जो साबरमती से चलकर गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से चलकर दांडी तट पर गए और उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। फिर वो उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन और तेज हुआ। ये 1930 से 1934 तक चला। इस बीच नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो जिनका एक स्वयं सेवक एक स्वयं सेवी संस्था थी लाल वस्त्रधारी, उन लोगों ने एम.के. गांधी का साथ दिया। और जैसे ये इसी दौरान 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए भारत के लिए। उसमें कुछ वार्ता की गई भारतीय संविधान के लिए। ये वार्ता असफल हो गई। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एम.के. गांधी ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उस समय आंदोलन चल रहा था और इनको जेल में रखा गया था। तो जेल से कोई माने वार्ता नहीं हो सकती, ऐसी धारणा थी। तो कांग्रेस का कोई सदस्य राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने इंग्लैंड नहीं गया, जिसके कारण राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ, जिसमें एम.के. गांधी ने हिस्सा लिया, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली। और जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। अब ये आंदोलन शुरू हुआ और ये 1934 तक चला। पुलिस लाठीचार्ज क्राउड को इस आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस अत्याचार बढ़ा दिया गया। सभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों को भी पीटा गया, कोड़े से मारा गया। फिर नेशनल लिटरेचर, राष्ट्रीय साहित्य, राष्ट्रीय कविता, कहानियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसी स्थिति में लंबी चली थी आंदोलन 1930 से 1934 तक, और आंदोलनकारियों का मनोबल गिर गया था। एम.के. गांधी ने 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी वापस ले लिया। अब 1942 का दिन था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, क्विट इंडिया रिसोल्यूशन पास किया गया। और इस क्विट इंडिया रिसोल्यूशन में क्यों हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भारत के लोगों की भारतीय मदद की ज़रूरत अंग्रेज़ों को थी। फिर वे भारतीयों से मदद मांग रहे थे, लेकिन भारत उनको मदद देने के स्थिति में नहीं था। भारतीयों ने मदद से इनकार कर दिया, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जो उन्होंने मदद की थी, इसके परिणाम स्वरूप रॉलेट एक्ट मिला था और बहुत सारी प्रताड़नाएँ मिली थी, असहयोग आंदोलन हुआ था। तो दूसरे विश्व युद्ध में इनके बातों पर विश्वास न करते हुए भारत के लोगों ने, भारत का नेतृत्व इनकार कर दिया। फिर क्रिप्स मिशन को भेजा गया इनके सपोर्ट को हासिल करने के लिए, लेकिन क्रिप्स मिशन फेल हो गया, क्योंकि अंग्रेज भारत को पूर्ण स्वराज देने के पक्ष में नहीं थे। क्रिप्स मिशन के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था, और कांग्रेस को पूरी स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहिए था। उधर मुस्लिम लीग को एक अलग पाकिस्तान चाहिए था, लेकिन मुस्लिम लीग को देने के लिए भी क्रिप्स मिशन के पास अलग स्टेट का प्रस्ताव नहीं था। इसलिए दोनों समुदाय के लोगों ने, दोनों राजनीतिक दलों ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया और क्रिप्स मिशन फेल हो गया। अब ऐसी स्थिति में 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रिसोल्यूशन बॉम्बे में पास किया गया, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। और इस नारे के तहत जैसे ही रिसोल्यूशन पास हुआ, उसी रातों रात सभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। अब आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, और करो या मरो जो नारा था, इसके कारण आंदोलन हिंसक भी हो गया। जो कॉमन लोग, रिवॉल्यूशनरीज थे, उन लोगों ने सभी सरकारी संस्थाओं को टारगेट किया, को अपने दबोच में ले लिया। थाना पर अटैक किया गया, रेलवे स्टेशन पर अटैक किया गया, सचिवालय पर आक्रमण किया गया, रेलवे लाइनें तोड़ी गई, पोस्ट ऑफिस तोड़े गए, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स पर, ऑफिशियल्स पर हमला बोला गया।
इसके साथ ही अंग्रेज़ों ने भी इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और वो एट्रोसिटीज़ माने एट्रोसिटीज़ की पराकाष्ठा थी, वो दमनकारी नीतियों की पराकाष्ठा थी जब अंग्रेज़ों ने 1942 के आंदोलन को दबाया था। लोगों को ज़मीन पर सुलाकर घोड़े दौड़ा दिए गए, जगह जगह सामूहिक फाइन लगाया गया, दंड लगाया गया, लोगों को पैर से लटकाकर गोली मारी गई, बच्चों को, छोटे छोटे दुर्मुहे बच्चों को हवा में उछालकर भाले के नोक पर ले लिया गया। ये सारी चीज़ें आंदोलन में हुई, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन तो दब गया, लेकिन अंग्रेज ये समझ गए कि अब भारतीयों पर शासन करना उनके बस की बात नहीं है और भारतीय नेतृत्व भी अब स्वतंत्रता हमें सत्ता कैसे मिलेगी इस पर बात करने के लिए तैयार थे, न कि भारत एकदम डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात करने को तैयार था। अब कोई आगे पीछे बार्गेन मोल भाव करने की स्थिति में नहीं थे भारत के लोग। तो इस तरीके से 1942 का आंदोलन असफल हो के भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। लोग समझ गए कि अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो ये अब रुकेंगे नहीं, ये भाग जाएंगे, ये अंग्रेज़ भाग जाएंगे। और ऐसी स्थिति में कैबिनेट मिशन आई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, भारत के लिए एक नया संविधान लिखा गया। फिर बहुत सारे चीज़ों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ और फिर हम आज़ाद तो हुए लेकिन दो भागों में बट गए। हमारी बाउंड्री लाइन बनाई गई जिसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, और इस तरीके से महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमें स्वतंत्रता मिली। लेकिन हम स्वतंत्रता तो पा गए, लेकिन भारत का बंटवारा भी हो गया। खैर, तो ऐसी ये है हमारा इतिहास। इसी को याद करते हैं हम कि अब हम बटेंगे नहीं, बटेंगे तो टूट जाएंगे अगर बटेंगे तो भारत का विकास रुक जाएगा। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई के नारे के साथ अपने भारत के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हमें जीना चाहिए, हमें रहना चाहिए। जय हिंद।